हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय समावेशी शिक्षा में हमने पढ़ लिया था शारीरिक रूप से अक्षम बालक को हमने पढ़ लिया था, वाक बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित सारे बच्चों को हमने पढ़ा था। ओके, और फिर मानसिक एवं बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालकों को देख लिया था, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक। आज हम देखेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को। ठीक है, हो सकता है कि आज हम शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को और सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों दोनों को ख़त्म कर दें। ओके, तो आइए हम चैप्टर पे आते हैं और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए। 10 नंबर आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। तो हम देखते हैं कि पिछड़े बालक क्या होते हैं। ओके, तो अगर कहा जाए तो जो पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक कहा जाता है सिरिल बर्ड को। ओके, सिरिल बर्ड, ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि पिछड़े बालकों के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो सिरिल बर्ड को कहा जाता है, याद रखिएगा। सिरिल बर्ड जो है पिछड़े बालकों के अध्ययन के जनक थे। ओके, अब देखते हैं सिरिल बर्ड ने परिभाषा क्या दी थी कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। उन्होंने ये कहा था कि पिछड़ा बालक वो बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे जो कक्षा है उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, सिरिल बर्ड ने कहा था। और इन्होंने कहा था इनकी जो IQ होती है ये 85 से कम होती है। ठीक है, 85 से कम होती है IQ, सिरिल बर्ड ने कहा था। ओके, अब हम देखते हैं बार्टन हार्ट ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की हो जाती हैं, यानी कि शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की हो जाती हैं जिनके वह योग्य होते हैं, यानी कि जिनके वह योग्य होते हैं उससे निम्न हो जाती हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धियां। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं वैसे पिछड़े बालक होते क्या हैं। पिछड़े बालक जो है ये बालक कभी कभी अपनी मानसिक शक्ति, ओके, बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। किसमें मानसिक शक्ति में, बुद्धि में या फिर शैक्षिक उपलब्धि में किसी भी चीज़ में पीछे रह जाते हैं तो इन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। ओके, तो हमने ये दो परिभाषाएं देख ली। हम देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं पिछड़े बालकों के। ओके, तो लक्षण इनके क्या हैं कि इनकी जो है IQ कम होती है, 80 से कम होती है। ओके, बुद्धि लब्धि जो है इनकी कम होती है, 80 से कम होती है। मानसिक ग्रंथि या अव्यवस्था के कारण पिछड़े हो जाते हैं। कभी कभी जीवन के प्रति निराशा के कारण पिछड़े हो जाते हैं। स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं ये। ओके, इनके सारे ये लक्षण हैं कि इनमें क्या होता है, कम बुद्धि लब्धि होती है, मानसिक ग्रंथियों की अव्यवस्था हो जाती है, जीवन के प्रति निराशा रहती है। ओके, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं और ज़्यादातर असफलताओं के कारण ये पिछड़ जाते हैं। ओके, और जो है ये देर से सीखते हैं। ठीक है, और भी हम कहें तो ये देर से सीखते हैं, तो और अधिक असफलता के कारण भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने लक्षण देख लिया या कि कम IQ, मानसिक ग्रंथियों की अव्यवस्था, जीवन के प्रति निराशा, स्वतंत्र निर्णय न लेना और अधिक असफलता। अब अगर आते हैं प्रकार देखें तो दो प्रकार हम देख सकते हैं। पहला होता है सामान्य पिछड़ापन, दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। ओके, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। ओके, अगर हम देखें सामान्य पिछड़ापन, तो जो सामान्य पिछड़ापन होता है ये सभी बच्चों में बालक जो है पिछड़े होते हैं। अगर बालक सभी बच्चों में पिछड़े हैं तो ये सामान्य पिछड़ापन हुआ, और किसी जब एक विशेष पक्ष में पिछड़े हैं तो ये विशिष्ट पिछड़ापन हुआ। और भी प्रकार हैं, कई प्रकार के, हम आपको बता देते हैं उर्ली ही कि मानसिक मंद बालक भी आते हैं इसी में। ओके, मानसिक मंद बालक, शारीरिक दोष से जो के कारण जो पिछड़े होते हैं वो बालक आते हैं, शिक्षा के अभाव में जो बालक पिछड़े होते हैं वो आते हैं। ओके, और प्रतिभाशाली बालक, जो पिछड़े प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो आते हैं, और वातावरण के कारण जो पिछड़े होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। ये मंदबुद्धि बालक, ओके, मंदबुद्धि बालक जो पिछड़े प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी आ जाते हैं। शारीरिक दोष के कारण जो पिछड़े हैं वो बालक भी प्रकार में ही आ जाते हैं। ओके, तो ये सारे प्रकार हो गए। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके कारण क्या क्या होते हैं, पिछड़ेपन के कारण क्या क्या होते हैं। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में सही वातावरण न मिलने से बच्चा पिछड़ जाता है, यानी कि वो अध्यापक से अपने क्वेश्चन नहीं कर पाता है या वो अपने आप को पिछड़ा मान लेता है विद्यालय के वातावरण के अकॉर्डिंग। तो क्या ये पिछड़ेपन का एक कारण ये भी हो सकता है? निर्धनता हो सकती है, उचित सुविधाएं न मिल पाने के कारण बालक पिछड़ जाता है। अशिक्षा, माता पिता की अशिक्षा, माता पिता शिक्षित न होने के कारण बालक पिछड़ जाता है, क्योंकि उन्हें
अगर माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं तो बालक के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ओके, फिर कमज़ोर बुद्धि लब्धि, अगर उसकी बुद्धि लब्धि कमज़ोर है, IQ कमज़ोर है तो भी वह पिछड़ेगा। ओके, स्वभाव संबंधी दोष, वो अपने स्वभाव से भी पिछड़ सकता है, उसे उचित वातावरण ना मिले तो भी वो पिछड़ जाएगा, और शारीरिक रोग के कारण भी बालक पिछड़ जाता है। ओके, तो पिछड़ेपन के ही सब कारण होते हैं: विद्यालय का वातावरण, निर्धनता, माता पिता की अशिक्षा, कमजोर बुद्धि लब्धि, स्वभाव संबंधी दोष, वातावरण और शारीरिक दोष। तो ये सारे हो गए पिछड़ेपन के कारण। ओके, अब देखते हैं शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। इनके साथ जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, कभी रूडली व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और इन्हें जो पढ़ाने की गति है ये धीमी रखनी चाहिए। ओके, धीमी गति से पढ़ाएंगे तो ये जल्दी सीखेंगे, थोड़ा इन्हें टाइम लगता है सीखने में। और पढ़ाने के साथ साथ पूरा TLM का प्रयोग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री का पूरा प्रयोग करना चाहिए। ओके, और पिछड़ेपन का पहले इनके पता लगाना चाहिए और इनका उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण करना चाहिए। ओके, फिर गतिविधि पर आधारित शिक्षण इन्हें देना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई गतिविधि कराते रहना चाहिए। इन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। ओके, तो हम फिर से एक बार शिक्षा का देख लेते हैं। सहानुभूत व्यवहार, पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए, TLM का प्रयोग करना चाहिए, पिछड़ेपन का पता लगाना चाहिए कि उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण करना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए और आर्थिक सहायता इन्हें प्रदान करनी रहनी चाहिए। ओके, तो हमने ये देखा कि पिछड़ेपन के शिक्षा इन्हें कैसे दी जानी चाहिए। अब इन्होंने सिरिल बर्ट ने एक फार्मूला दिया था, हम उसको यहाँ लिख देते हैं। ओके, सिरिल बर्ट ने है एक फार्मूला दिया था, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिरिल बर्ट ने फार्मूला दिया था शैक्षिक IQ यानी शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि हम क्या बोल सकते हैं, इसको EQ बोल सकते हैं। ओके, EQ बोल सकते हैं, एजुकेशन। ओके, अब हम देखते हैं शैक्षिक लब्धि हमने बोला तो EQ बोल सकते हैं इसे। अब जो है इसका फार्मूला क्या होता है, शैक्षिक आयु, शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु। ओके, वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका फार्मूला होता है शैक्षिक लब्धि का। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणा 100। अगर हम वैसे बुद्धि लब्धि निकालते थे तो हम यहाँ मानसिक आयु करते थे, यहाँ वास्तविक आयु करते थे, यहाँ गुणा 100 होता था, वो टर्मन ने दिया था। ओके, तो ये सिरिल बर्ट का फार्मूला है। ओके, और एक इन्होंने और दिया है कि शैक्षिक आयु बराबर शैक्षिक आयु बराबर वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु बटा 2। मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु बटा 2। तो ये दो फार्मूले हो गए, याद रखिएगा इनको। शैक्षिक लब्धि का फार्मूला है, किसने दिया था, सिरिल बर्ट ने दिया था, ये वाला फार्मूला। ओके, याद रखिएगा कि शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणा 100, और जो शैक्षिक आयु क्या है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु बटा 2। तो ये हमने देख लिया कि पिछड़े बालक। ओके, हमने पिछड़े बालक देख लिया। अब हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम देखते हैं अधिगम अक्षम बालक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम अक्षम बालक क्या होते हैं, यानी अधिगम अक्षमता क्या होती है। तो जो अधिगम अक्षमता है, इस शब्द का, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग, ओके, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था, शब्द का प्रयोग 1963 में, शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल ने किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1963 में अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सैमुअल ने किया था। ओके, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं अधिगम अक्षमता की। विशेषताएं, तो इनकी जो विशेषताएं होती हैं ये क्या होते हैं कि ये परिवर्तनशील या चर होते हैं। क्या होते हैं, परिवर्तनशील, ओके, या चर होते हैं। और अधिगम अक्षमता है, ये एक विकार है। ठीक है, विकार है, ना कि बीमारी। ओके, कोई बीमारी नहीं है, ये विकार है एक। ओके, अब हम देखते हैं अधिगम अक्षमता की और विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि इसमें क्या होता है कि
ये कुछ समय के बाद अधिगम अक्षमता बालकों में ख़त्म हो जाती है। एक समय के बाद अधिगम अक्षमता ख़त्म हो जाती है बालकों में। ओके, जब वो अधिक प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो उनकी अधिकतम अक्षमता ख़त्म हो जाती है कुछ एक समय के बाद। ठीक है, एक कुछ समय के बाद उनकी अधिगम अक्षमता ख़त्म हो जाती है। और क्या है कि ज़्यादातर अधिगम जो अक्षमताएँ होती हैं ये मनोवैज्ञानिक होती हैं। जो ज़्यादातर अधिगम अक्षमताएँ होती हैं ये होती है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये मन पे सोचने पे हो जाता है। तो हमने विशेषता में क्या देखा कि ये परिवर्तनशील एवं चर होते हैं, और जो अधिगम अक्षमता है एक विकार है, ना कि बीमारी है। जो अधिगम अक्षमता है एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। और अधिगम अक्षमताएँ ज़्यादातर क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं। ओके, तो हमने विशेषताएँ देख लिया, हम लक्षण देख लेते हैं अधिगम अक्षमता के। ओके, तो लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण क्या होता है कि अधिगम अक्षमता है तो इनका उपयुक्त आचरण नहीं होता है। ठीक है, इनका ये उपयुक्त आचरण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो इनका उपयुक्त आचरण नहीं होता है। ओके, जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं। और क्या होता है, और होता है ये स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं। क्या होता है, स्वयं के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, ये स्वयं के प्रति क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। उपयुक्त आचरण नहीं होता है, स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं। और संवेगात्मक अस्थिरता इनमें आ जाती है। संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है इनमें। और ये सामान्य से ज़्यादा कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं। सामान्य बालकों से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अधिगम अक्षम बालकों से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ओके, सक्रिय हो जाते हैं। और क्या होता है कि कार्य की मंद गति, कार्य करने की गति इनकी धीमी हो जाती है। कार्य करने की गति मंद होती है। तो हमने ये क्या देखे, लक्षण देखे। ठीक है, लक्षण में हमने क्या देखा कि इनका उपयुक्त आचरण नहीं होता है, स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता होती है, सामान्य बालकों से ज़्यादा कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और कार्य करने की इनकी गति मंद होती है। तो बस इतना ही था अधिगम अक्षमता में। मेन चीज़ हमारा ये था कि 1963 में सैमुअल ने शब्द का पहले प्रयोग किया। अब हम देखते हैं कुछ प्रकार की जो अधिगम अक्षमताएँ हैं या अधिगम निर्योग्यता है उनके प्रकार देख लेते हैं। जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको हम पूरे चार्ट बना के देख लेते हैं। ओके, तो अब हमने देखा, हमने कुछ अधिगम निर्योग्यताएँ लिखी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछी जाती है। ओके, तो हम उसको देखते हैं। जैसे हमने डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया ये सारी चीज़ें लिखा। अब देखते हैं होते क्या हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है, ये होता है पठन संबंधी विकार, यानी वाक विकार बोलते हैं। ठीक है, पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पठन संबंधी विकार। ओके, और फिर डिस्ग्राफिया आता है, ये होता है लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार। फिर आता है डिस्कैल्कुलिया यानी गणना संबंधी विकार। ओके, गणना संबंधी विकार। ओके, फिर आता है इसको डिस्फेजिया या अफेजिया दोनों बोलते हैं। ओके, ये होता है भाषा संबंधी विकार, भाषा संबंधी विकार होता है ये। ओके, अभी बताएंगे आपको फिर से। फिर आता है डिस्प्रेक्सिया, कौशल सीखने संबंधी विकार, यानी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, सारे जो कौशल होते हैं चारों, वो कौशल संबंधी विकार, कौशल सीखने संबंधी विकार। कौशल सीखने संबंधी विकार। फिर आता है डिस्थीमिया। ओके, डिस्थीमिया होता है तनाव विकार, यानी कि जब परीक्षा आ जाती है तो इसको बोलते हैं तनाव विकार। परीक्षाओं के समय ऐसा होता है। तनाव विकार क्या होता है कि परीक्षाओं आदि के दौरान ये ऐसा हो जाता है। फिर आता है बुलिमिया, ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो बुलिमिया क्या होता है, तो ये जो बुलिमिया होता है ये भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या होती है, भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या होती है। ओके, और फिर आता है ADHD, ये पूछा जाता है, पूछा गया था रीट में। तो ADHD क्या होता है, अवधान संबंधी समस्या, अवधान संबंधी समस्या। ओके, यानी कि अटेंशन प्रॉब्लम। फिर आता है डिस्मेंशिया। ओके, डिस्मेंशिया होता है याददाश्त जो कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होने संबंधी।
याददाश्त कमज़ोर होने संबंधी है, ठीक है, याददाश्त कमज़ोर होने संबंधी है। फिर आता है न्यून अवधान विकार है, ठीक है, न्यून अवधान विकार। ये तो जो न्यून अवधान विकार होता है ये क्या है, ध्यान जल्दी जल्दी भटकना। इसमें क्या होता है, ध्यान जल्दी जल्दी भटकता है। ओके। फिर आता है स्वालीनता यानी खुद में ही लीन रहना। कुछ बच्चे होते हैं खुद में ही लीन रहना। ओके। फिर आता है डिसअर्थोग्राफिया। तो डिसअर्थोग्राफिया होते हैं ये वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है। क्या होती है, वर्तनी संबंधी कठिनाई। ओके। तो अब हम पूरा फिर से एक बार देख लेते हैं डिटेल में। पहले हमने देखा डिसलेक्सिया जिसको हम पठन विकार या वाक विकार भी बोलते हैं, डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया यानी गणना संबंधी विकार, ठीक है, और डिस्फेजिया या अफेजिया ये भाषा संबंधी विकार, और डिस्प्रेक्सिया यानी कि कौशल सीखने संबंधी विकार, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आदि विकार होते हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके। फिर आगे आता है डिस्थीमिया, ये होता है तनाव विकार, ये परीक्षा के दौरान हो जाता है जब तनाव ना होता है तब। ओके। फिर आता है बुलिमिया, ये भोजन ग्रहण संबंधी विकार होता है, ये इस समय पूछा जा रहा है। ओके। फिर आता है ADHD, ये आपका रीट में पूछा गया था। ओके। रीट एग्जाम में पूछा गया था आपका ADHD क्या होता है, ये अवधान संबंधी समस्या होती है, अटेंशन प्रॉब्लम। ओके। फिर आता है न्यून अवधान विकार, इसमें ध्यान जल्दी जल्दी भटकता है। स्वालीनता यानी खुद में ही लीन रहना, ऑटिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटिज्म पूछा जाता है, स्पेलिंग शायद ये होती है, जो भी है ऑटिज्म बोला जाता है। ओके। फिर आता है डिसअर्थोग्राफिया, ये वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है पढ़ने और लिखने में, जो वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है ये डिसअर्थोग्राफिया में होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, हाँ, और डिस्प्रेक्सिया और डिस्थीमिया भी। ओके। डिस्थीमिया हमने देखा, ADHD देखा। ओके। ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर की चीज़ें। तो हमने ये अधिगम नियोग्यताएं देख ली, तो हमारे क्या हो गया, शैक्षिक रूप से भिन्न या पिछड़े बालक समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे सामाजिक रूप से पिछड़े बालक। ओके। जिसमें समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, ये सारे बालक, अपवंचित बालक सारे आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों को। अब हम देखते हैं अपवंचित बालक। ओके। अपवंचित का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ से वंचित रह जाना या किसी की चीज़ के अभाव में रहना। ओके। तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि अपवंचित बालक वे होते हैं जो बचपन में, ओके, जो बचपन में किसी न किसी सुविधा या कमी के कारण या तो पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, ओके, या तो योग्यता होने पर भी जब अधिगम नहीं कर पाए हैं तो अपवंचित रह गए हैं। जब बालक जो भी है बचपन में या तो पढ़ाई में वो पीछे रह गए हैं, ओके, पढ़ाई में या तो पीछे रह गए या तो योग्यता होते हुए भी उन्हें अधिगम करने की सुविधा नहीं मिली है, तब वो अपवंचित हो गए हैं, ठीक है, रहते हुए भी नहीं मिली है। तो क्या होता है, हम सीधे शब्दों में कहेंगे, ओके, ध्यान से सुनिएगा, वे बालक जो बचपन में किसी न किसी असुविधा या कमी के कारण अपनी पढ़ाई में, ठीक है, या तो पढ़ाई में या योग्यता रहते हुए भी अधिगम में पीछे रह गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं, या अधिगम नहीं कर पाए हैं तो क्या होते हैं, अपवंचित बालक होते हैं। यानी कि जो किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे पढ़ाई में, चाहे योग्यता में, या किसी भी चीज़ से वंचित रह जाना अपवंचित बालक कहलाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्या होते हैं अपवंचित बालक, ध्यान से सुनिएगा, इनके लक्षण क्या होते हैं। ये होता है कि शिक्षा की जब मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं तो वंचित बालक कहलाते हैं। ओके, अगर कहा गया कि परिवेशजन्य अवस्था से, ओके, वंचित रह जाना, निम्न महत्वाकांक्षा से, शैक्षिक उपलब्धि से, भाषा विकास से, बौद्धिक मंत्रता से, या साक्षरता कुशलता के प्रभाव से क्या वंचित रह जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं। जैसे शिक्षा से, बौद्धिक विकास से, ठीक है, ये सारी चीज़ों से जब वो अपवंचित रह जाते हैं तो इन्हें अपवंचित बालक कहते हैं। बौद्धिक विकास से अपवंचित रह जाना, ओके। फिर हम देखते हैं कि साक्षरता से, ठीक, साक्षरता कुशलता से वंचित रह जाना, साक्षरता कुशलता से वंचित रह जाना, ओके। और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, भाषा विकास से या शैक्षिक उपलब्धि से, सारी चीज़ें जो भी हमने बताया, भाषा विकास या शैक्षिक उपलब्धि, तो इन सब चीज़ों से जब बालक वंचित रह जाते हैं तो उन्हें अपवंचित बालक कहते हैं। ओके, तो अब देखें अपवंचित बालक में ज़्यादातर कौन कौन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, श्रमिक वर्ग और घुमंतु। इसमें कौन कौन सी जाति आती है कास्ट, अनुसूचित जाति, ओके, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, ओके, पिछड़ा वर्ग, घुमंतू वर्ग, ओके, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं। और श्रमिक भी आ जाते हैं अपवंचित में, कि ये किसी न किसी जो है चीज़ से अपवंचित रह जाते हैं, ना किसी न किसी अभाव में जीते हैं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं, अपवंचित बालक कहते हैं। अब हम देखते हैं यूनेस्को की जो है, ओके, यूनेस्को की एक है इंडिया स्टडी रिपोर्ट। किसकी है, यूनेस्को की एक है इंडिया स्टडी रिपोर्ट, ओके। तो यूनेस्को की जो इंडिया स्टडी रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि 4 प्रकार की सुविधा वाले बालक हैं अपवंचित में जो आते हैं। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के बालक हैं जो इस समूह में आते हैं। उन्होंने क्या क्या बताया है, अनुसूचित जाति, ठीक है, वही सारी चीज़ें बताई हैं। अनुसूचित जाति, ये यूनेस्को ने बताया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति, और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, इन्होंने इन 4 को माना है। किसने माना है, यूनेस्को की जो इंडिया स्टडी रिपोर्ट थी, इसने क्या 4 प्रकार से माना है अपवंचित बालकों को, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग। तो इन्होंने यूनेस्को ने इन 4 को माना है। अब हम देखते हैं अपवंचित बालक के प्रकार कितने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, बाकी कुछ इतने इम्पोर्टेंट था नहीं। तो आर्थिक रूप से, ओके, आर्थिक रूप से अपवंचित हो गए, ओके, आर्थिक अपवंचन। और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक, ओके, पहले पारिवारिक लिखते हैं, पारिवारिक या सामाजिक रूप से अपवंचित, ओके, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से, ओके। और एक क्या है, एक है संवेगात्मक रूप से। ओके, तो हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से जब बच्चे के प्रकार में क्या है, वो आर्थिक रूप से कैसे रह जाते हैं कि बच्चों के जब परिवार में परिस्थितियां नहीं ठीक होती हैं, पैसे की तंगी होती है, तो बच्चे आर्थिक रूप से वो अपवंचित, कोई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो वो अपवंचित रह ही जाते हैं। फिर पारिवारिक रूप से, जैसे कोई बच्चा अनाथ है, उसे किसी का स्नेह नहीं मिला है, तो वो पारिवारिक रूप से अपवंचित है। सामाजिक रूप से समाज में उसे उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है, या समाज में उसे कुछ ना कुछ अभाव का सामना ही करना पड़ रहा है, तो ये सामाजिक रूप से हो गया। शारीरिक रूप से, यानी कि बच्चा विकलांग है या उसके में शारीरिक दोष है कोई, तो ये हो गया। संवेगात्मक रूप से, यानी कि वह अपने अगर संवेग को नियंत्रण नहीं कर पाता है या कुछ है, तो क्या हो जाता है, संवेगात्मक अपवंचन होता है। अब देखते हैं इन बच्चों को हम शिक्षा किस प्रकार से दे सकते हैं, ओके। सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, सामाजिक रूप से अपवंचित, आर्थिक रूप से, इन सब बालकों को हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं। जो आर्थिक रूप से अपवंचित बालक हैं, इन्हें सरकार ने इनके लिए क्या की है, मिड डे मील की व्यवस्था की है, ओके, मिड डे मील की व्यवस्था की है। इनके लिए फ्री किताबें, ओके, बैग, ड्रेस की व्यवस्था की है कि जो बच्चे शिक्षा से अपवंचित रह जाते थे आर्थिक परिस्थिति के कारण, उनके लिए सुविधाएं क्या है, स्कूल में ही मिड डे मील की व्यवस्था करवा दी है। किताबें, बैग, ड्रेस, ये सब बिल्कुल फ्री कर दिया है सरकार ने, ओके। और इन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी कराई है, ओके, छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी है। तो ये सारी चीज़ें जो आर्थिक रूप से है, इनकी शिक्षा के लिए, जो इनकी शिक्षा की बढ़ावा के लिए है। और इन्हें क्या कहा गया है कि मुफ्त में सारी चीज़ें दें, और जो है इनको व्यावसायिक शिक्षा देने की भी बात की गई है, ओके। तो इन माध्यमों से आर्थिक रूप से अपवंचित बालक को सरकार किससे, पढ़ाई से जोड़ रही है। क्या क्या सुविधा देकर, स्कूल में उन्हें फ्री भोजन देकर, मिड डे मील, इसको पीएम पोषण कहते हैं मिड डे मील को। अब मिड डे मील नहीं कहते हैं, पीएम पोषण बोलते हैं, पीएम पोषण योजना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बदला हुआ नाम है। किताबें, बैग, ड्रेस आदि सब फ्री देकर, छात्रवृत्ति और व्यावसायिक शिक्षा देकर, तो इस तरीके से आर्थिक रूप से अपवंचित बालकों को पढ़ाया जा सकता है। अब हम देखते हैं पारिवारिक रूप से अपवंचित बालक। अब पारिवारिक रूप से जैसे इनके साथ किस तरीके व्यवहार करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण या अपवंचित व्यवहार करना, सौहार्दपूर्ण या मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जब पारिवारिक रूप से अपवंचित बालक, यानी कि अनाथ होते हैं बच्चे ये, ओके,
तो क्या होता है, इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मक रूप से रहना चाहिए। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मकता से पेश आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया पारिवारिक रूप से अपवंचित बालकों की शिक्षा के बारे में कि सौहार्दपूर्ण और मित्रवत व्यवहार रखें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखें और सकारात्मक रखें। फिर आता है सामाजिक रूप से। इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या है, अपशब्द ना कहें। ओके, क्या है, बच्चे को अपशब्द ना कहें, अन्य बच्चों के साथ प्रशिक्षण दें। अपशब्द ना कहें, प्रशिक्षण दें अन्य बच्चों के साथ इन बच्चों को, तभी ये सामाजिक रूप से थोड़ा आगे आ पाएंगे, क्योंकि अपने को बहुत पिछड़ा या अपवंचित महसूस करने लगते हैं। ओके, तो क्या होता है, और इन्हें बच्चों के साथ मिलने जुलने दें, आधुनिक तकनीक से अवगत कराएं इन्हें। ओके, आधुनिक तकनीक से अवगत कराएं इन्हें। ओके, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं शारीरिक रूप से अपवंचित बालक क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे दिव्यांग होते हैं, किसी ना किसी चीज़ की शारीरिक विकृति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जा सकती है। इन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि इनकी विकलांगता बाधा ना बने। ठीक है, क्या कहते हैं, विकलांगता इनकी बाधा ना बने। इनको इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि विकलांगता बाधा ना बने। ओके, तो ये हो गया कि विकलांगता इनके में बाधा नहीं बने। और किस प्रकार से दे सकते हैं, संकेत चिन्ह के द्वारा इन्हें। ठीक है, जिस विकलांगता के हिसाब से इन्हें शिक्षण दिया जाएगा, संकेत या चिन्ह के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, विकलांगता हो गई। इन्हें या भाषा की सहायता से शिक्षा दी जाती है, भाषा से कोई भी विकलांगता हो सकती है शारीरिक संबंधी। ठीक है, भाषा संबंधी शिक्षा दी जा सकती है। और जो संवेगात्मक रूप से होते हैं, इनमें संवेग पे कंट्रोल नहीं होता है, तो ये क्या है, क्लास में बैठते ही उथल पुथल करने लगते हैं बच्चे, तो इन्हें किसी ना किसी काम में लगा देना चाहिए, बोर्ड साफ़ करने के लिए या सीट साफ़ करने के लिए। ओके, तो सारी चीज़ें ऐसे कहा जाता है। बाकी इनके संवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। तो हमने देखा अपवंचित बालक आर्थिक अपवंचित होते हैं, पारिवारिक अपवंचित, सामाजिक अपवंचित, शारीरिक अपवंचित और संवेगात्मक। तो इनकी शिक्षा के बारे में आर्थिक रूप से क्या कहा गया है, मिड डे मील, किताबें, बैग, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा आदि सब फ्री दी है सरकार ने। पारिवारिक रूप से जो अपवंचित है, इनके साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रवत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सकारात्मक। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, अन्य बच्चों से मिलने जुलने देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए और आधुनिक तकनीक से अवगत कराना चाहिए। शारीरिक रूप से जो पिछड़े हैं, तो इन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि विकलांगता बाधा न बने, संकेत चिन्ह, भाषा संबंधी आदि सभी का प्रयोग करना चाहिए। संवेगात्मक रूप से इनके संवेग को नियंत्रण करके इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो हमने देखा कि अपवंचित बालक हो गए। ओके, अपवंचित बालक में अब कुछ नहीं है, अपवंचित बालक खत्म हो गया। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं समस्यात्मक बालक। अगर बात करें समस्यात्मक बालक के, तो इनके अध्ययन का जनक माना जाता है वैलेंटाइन को। याद रखिएगा, इनके अध्ययन का जनक माना जाता है, अध्ययन का जनक वैलेंटाइन को। ओके, वैलेंटाइन को इनके अध्ययन का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब हम ये स्टेटमेंट देखते हैं कि समस्यात्मक बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व, ठीक है, जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व किसी न किसी रूप से अन्य बालकों से असामान्य व अमान्य होता है। ओके, क्या कहा गया है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग होता है जिनका व्यवहार, ओके, जिनका व्यवहार व व्यक्तित्व, जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व होता है ये किसी न किसी रूप से अन्य बालकों से असमान व अमान्य होता है। ओके, उनसे अन्य बालकों से अलग होता है, असामान्य व अमान्य होता है, जो उन्हें रास्ता चलने में भी बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं, हर जगह जो समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। ये कहा है वैलेंटाइन ने। ओके, वैलेंटाइन ने कहा ये। फिर हम देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। ऐसे बालक जो सामाजिक नियमों से विचलित हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। ये कहा था विटी ने। ठीक, तो हमने क्या देखा कि समस्यात्मक बालक के अध्ययन का जनक वैलेंटाइन को कहा गया है। ये परिभाषा वैलेंटाइन की हमने देख ली, ये परिभाषा देख ली विटी की। अब हम देखते हैं कि इन बालकों के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लक्षण? कि ये बालक जो होते हैं ये सामाजिक नियमों को अस्वीकार कर देते हैं। ओके, सीधा सीधा सामाजिक नियमों को अस्वीकार कर देते हैं। ओके, सीधा सीधा ये अस्वीकार कर देते हैं। फिर और लक्षण इनके होते हैं कि व्यवहार के अपने व्यवहार से समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, कहीं भी हो। ठीक है, व्यवहार से समस्या उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, समस्या उत्पन्न करते हैं। फिर क्या होता है, ये जब किसी को कष्ट देते हैं तो इन्हें प्रसन्नता होती है, दूसरों
को कष्ट देकर खुशी, समस्यात्मक बालकों के ये लक्षण होते हैं, देखकर ये खुश हो जाते हैं। ओके, जब दूसरा कोई कष्ट में आता है तो समस्यात्मक बालक जो हैं ये खुश हो जाते हैं। ओके, और आचरण क्या? बुरा आचरण, किसी की बातें ना मानना, अपनी मनमानी करना, तो क्या हो गया? बुरा आचरण हो गया। हर जगह समस्या उत्पन्न करना, तो बुरा आचरण भी हो गया। और शारीरिक व मानसिक कष्ट देकर किसी को खुश होना है, तो हमने लिख ही दिया है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, लक्षण क्या है इन्हें? ये सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, व्यवहार से, अपनी व्यवहार से समस्या उत्पन्न करते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो। तो ये समस्यात्मक बालकों के व्यवहार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये दूसरों को मानसिक और शारीरिक कष्ट देकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, मानसिक और शारीरिक कष्ट देकर क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। और आचरण इनका बुरा होता है। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं? समस्यात्मक बालकों के होते हैं। अगर हम बात करें कि समस्यात्मक बालकों के कारण क्या हैं, भाई इसके समस्यात्मक होने का कारण क्या है? ओके, तो क्या हम देखते हैं, पहला तो होता है इनका घर का वातावरण। ठीक है, घर का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, और इनकी संगति कैसी है। ठीक है, कुसंगति लिख देते हैं यहाँ पे, कुसंगति, और इनकी संगति कैसा है, कैसे बच्चों के साथ साथ है इसका। ठीक है, समस्यात्मक बालकों का तो बहुत ही हद तक डिपेंड करता है कि घर का वातावरण कैसा है, विद्यालय का कैसा है, और उनकी संगति कैसी है। इन सभी कारणों से क्या होता है, बालक समस्यात्मक बन जाते हैं। ओके, अब क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं इनके, हम प्रकारों को भी देख लेते हैं। पहले क्या होता है, चोरी करने वाले बालक होते हैं। चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक होते हैं। ठीक है, जो किसी न किसी तरीके से समाज को नुकसान पहुंचाएं वो समस्यात्मक बालक ही होते हैं। चोरी करने वाले बालक हो गए। ओके, और हमने देखा कि और एक प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो समस्यात्मक हो जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक भी जो होते हैं, ज़्यादा ज्ञान हो जाता है उसके बाद वो समस्यात्मक हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक है तो समस्यात्मक ना हो, तो ज़्यादा प्रतिभा होना भी समस्या बन जाती है उनके लिए। ओके, और क्या होता है, हिंसा या झगड़ा करने वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं। हिंसक या झगड़ालू होते हैं ये बालक, झगड़ालू। ओके, तो हमने क्या देखा, चोरी करने वाले बालक होते हैं ऐसे, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, जो पिछड़े प्रतिभाशाली बालक हुए जो भी हुआ। ओके, और ये हुए हिंसा या झगड़ालू व्यवहार करने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले बालक, स्कूल से भाग जाने वाले बालक, ये समस्यात्मक हो जाते हैं। ओके, और क्या होता है, कक्षा में देर से आना, गृह कार्य ना करना, झूठ बोलना, ये क्या बालक होते हैं? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले, गृह कार्य ना करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले। यानी कि जो बच्चे किसी भी प्रकार का समस्या अगर उत्पन्न कर रहे हैं कहीं भी, तो समस्यात्मक बालकों के प्रकार में ही आएंगे। जैसे हमने बताया, चोरी करने वाले, प्रतिभाशील बालक, हिंसक और झगड़ालू बालक, स्कूल से भाग जाने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक और कक्षा में देर से आने वाले बालक, ये सभी समस्यात्मक बालकों के प्रकार में आएंगे। ओके, तो हमने ये देख लिया, समस्यात्मक बालकों को भी देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो इसमें अपराधी बालक बचे हुए हैं उनको पढ़ के उसके कुछ एक्ट के बारे में समावेशी शिक्षा के जानेंगे। बस कल 10-15 मिनट के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।